हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। मेरा नाम है मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिलेबस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे वर्नलाइजेशन और सीड डोर्मेंसी का टॉपिक है वो हटा दिया गया है ना। तो इस पीडीएफ में भी मैंने वो चीजें हटा दी हैं जो आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें इस नोट्स में है उतनी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। जो डिलीट हुई है वो मैंने हटा दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्लांट ग्रोथ है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ जो होती है वो किस तरह की होती है। तो जो पेड़ों के अंदर ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ये ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें प्लांट जो होते हैं थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, मतलब हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ, मतलब जब से ये पैदा होते हैं और जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक इनके अंदर ग्रोथ होती है। इसी ग्रोथ को कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट्स के अंदर क्यों पॉसिबल है? मेरिस्टम नाम के एक टिश्यू की वजह से। तो ड्यू टू मेरिस्टम टिश्यू, मेरिस्टम जो टिश्यू होता है ना, ये डिवीजन की कैपेसिटी रखता है ना। तो इस टिश्यू में हमेशा डिवीजन हो सकता है। तो इस वजह से, क्योंकि प्लांट्स के अंदर मेरिस्टम पाया जाता है, इस वजह से ये पूरी लाइफ में अपना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह की जो ग्रोथ होती है इसे हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या है? ऐसी ग्रोथ जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई जीवित चीज जो होती है वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अच्छा, ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं है ना। ह्यूमंस कह लो, एनिमल्स में हम एक एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारी एज जो है एक एज के बाद हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है ना। तो प्लांट्स में इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है। अच्छा, अब ग्रोथ का कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे अगर हम मेज की बात करें, है ना, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। अगर हम बेस की बात करें तो जो बेस में रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, मतलब जो रूट के एपेक्स पे, रूट के एकदम आप कह लो टिप पे जो मेरिस्टम टिश्यू होता है, वो 17,500 सेल्स पर आवर बना सकता है। एक मेरिस्टम टिश्यू होता है ना, या कह लो एक मेरिस्टम की जो सेल होगी वो 17,500 सेल्स पर घंटे बना सकती है। तो काफी तेज डिवीजन हो रहा है ना मेज में। ऐसे वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन का जो सेल का साइज है वो 3,50,000 गुना बढ़ सकता है। मतलब जब वो बनी थी सेल वाटरमेलन की, तो जब उतनी छोटी थी और उसके बाद वो सेल 3,50,000 गुना टाइम्स गुना बढ़ सकता है, ठीक है, उसका जो साइज है। अच्छा, एक टेक्निक होती है पैरेलल लाइन टेक्निक। तो जैसे आप अगर किसी बड़े पेड़ को आप काटते हो तो उसमें आपको पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप मतलब जैसे आप मान लेते हैं पेड़ को आप ऐसे ग्रो करते हैं, कुछ टाइम पहले पेड़ इतना था और आप पेड़ इतना बड़ा हो गया। तो अगर आपको ग्रोथ पता लगानी है तो जब पेड़ शुरुआत में छोटा था तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे दो लाइन खींच दी जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब पेड़ बड़ा होने लगेगा ना, तो इन लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो जगह है, वो कम बढ़ जाएगी, है ना, काफी ज्यादा। तो मान लेते हैं पहली लाइन यहाँ पे हमने खींची थी, दूसरी लाइन यहाँ पे पहुंच गई, तो देख लो दोनों लाइन के बीच में, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो जगह थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। इसे कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। ये रीजन ऑफ एलोंगेशन, यानी किस जगह पे पेड़ में एलोंगेशन वाला सिस्टम हो रहा है। एलोंगेशन समझते हो ना, प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं वो एलोंगेट होती हैं इस तरह की, है ना। पहले सेल ऐसी थी, अब सेल ऐसी हो गई। इसको कहते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन, मतलब इसको कहते हैं एलोंगेशन होना। तो पैरेलल लाइन टेक्निक जो होती है वो रीजन ऑफ एलोंगेशन, जिस जगह पे एलोंगेशन हुआ है उसको वो डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, और अब आते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ पे, ठीक है। ये पहले ग्रोथ रेट देख लो, ठीक है। ग्रोथ रेट जो होता है वो क्या होता है? ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब किसी एक निश्चित समय में कितनी ग्रोथ हो रही है, इसको ग्रोथ रेट कहते हैं। अब ये दो तरह के हो सकते हैं। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जिसमें नेट ग्रोथ इन यूनिट टाइम देखा जाता है, मतलब मान लेते हैं अगले 1 घंटे में पेड़ जो होता है 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ठीक है। तो ये इसकी नेट ग्रोथ थी, ठीक है। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रिलेटिव टू इनिशियल पैरामीटर, जैसे कि साइज, या पहले जो शुरुआत में हमने ग्रोथ देखी थी, शुरुआत में ऑर्गेनिज्म देखा था, उसके कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ हो गई, इसको रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इस वाले फिगर में देखो, तो शुरुआत में इतना बड़ा सा कोई चीज था, या कह मान लेते हैं पेड़ जो था इतना बड़ा सा था, अब पेड़ इतना बड़ा हो गया। तो देख रहे हो, इसको कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ। शुरुआत के कंपैरिजन में कितना बढ़ा हुआ है कोई चीज, इसको रिलेटिव ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होता है उससे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं रहता, उसको टाइम से मतलब है। कि मान लेते हैं t = 0 पे, यानी शुरुआत में पेड़ जो है 10 सेंटीमीटर का था, और 1 साल बाद या 1 घंटे बाद पेड़ जो होता है वो 15 सेंटीमीटर हो जाता है ना। बहुत तेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे बाद पेड़ 15 सेंटीमीटर का हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव क्या होता है? पुराने वाले के कंपेरिजन में होता है। एब्सोल्यूट जो होता है वो नेट ग्रोथ इन यूनिट टाइम होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फेजेस। फेजेस से पहले फिर से यहाँ पे आ जाओ, नहीं फेजेस पे आ जाओ, ठीक है। पहले फेजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के जो होते हैं 3 फेज होते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज,
एलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज जो होता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम, ये सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जहाँ ग्रोथ होती है, ठीक है। जो मेरिस्टेमेटिक फेज है, इसमें सेल्स जो होती हैं उनमें रिच प्रोटोप्लाज्म होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि थिन होती है, जो कि ग्रो कर सकती है, क्योंकि पेड़ों के अंदर सेल वॉल होती है और आपको पता है सेल वॉल जो होती है वो थिक स्ट्रक्चर होता है और टफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, ये टफ नहीं होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है जिससे ग्रोथ हो जाए। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर अच्छे से आना रिच प्रोटोप्लाज्म होगा, यानी प्रोटोप्लाज्म में न्यूट्रिशन काफी ज्यादा होगा, प्रोटीन फैट विटामिन सब अच्छे से होंगे, ठीक है। बड़ा सा न्यूक्लियस होगा क्योंकि उनको बार बार डिवीजन करना है, तो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी सेल वॉल चाहिए जो कि थिन होगी, ठीक है। फिर दूसरा एलोंगेशन का फेज आता है। मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होती है, सेल डिवाइड होती है। एलोंगेशन फेज में मैंने आपको बताया जैसे कि सेल जो होती है वो एलोंगेट होगी, है ना, या कह लो वो उसका बढ़ेगी, वो है ना, उसका साइज बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, जो प्लांट होंगे उनके अंदर वैक्यूल्स बनेंगे और वैक्यूल्स का साइज बढ़ेगा, इसे कहते हैं इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। सेल का एनलार्जमेंट होगा, सेल्स जो होती हैं उनका साइज बढ़ेगा और न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल थी, है ना, अब सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू होगी, तो न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। फिर मैच्योरेशन का फेज आएगा। मैच्योरेशन में सेल्स रीच मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग, जो सेल वॉल की थिकनिंग हो सकती है, जितनी हो सकती थी मैक्सिमम, वो हो चुकी है, ठीक है। तो अब सेल्स मैच्योर हो गई, अब वो ना एलोंगेट करेंगे ना डिवीजन करेंगे, ठीक है। एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन हो रहे थे, है ना, सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन हो रहे थे सारे कंप्लीट हो गए, तो हम कहेंगे सेल मैच्योर हो गई। तो डिवीजन के ये तीन ग्रोथ है। मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवाइड करती है, एलोंगेशन में और क्या करती है, वैक्यूलेशन बढ़ता है और एनलार्जमेंट होता है सेल का, और मैच्योरेशन में जो होता है मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग हो जाती है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मैच्योरेशन, ठीक। अब तीन इंपॉर्टेंट टर्म है जिनके बारे में क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं नीट में, है ना। जैसे पहला टर्म है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेरिस्टेम मेक्स सेल्स विच कांट डिवाइड फर्दर, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था या मेरिस्टम जिसे हम कहते हैं, मेरिस्टम ऐसी सेल्स बनाता है जिसके अंदर डिवीजन नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, है ना, और इधर मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा इससे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हमने एक ऐसी सेल ली थी जो कि डिवीजन कर सकती थी, है ना, इसके अंदर टिक लगाते हैं, है ना, और ऐसी इस सेल से जो कि डिवीजन कर रही थी, इसको हम क्या मेरिस्टेमेटिक कह रहे हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या मेरिस्टम सेल है। इससे हमने एक ऐसी सेल बनाई जो कि डिवीजन नहीं कर सकती, इसको हम कहते, इसको हमने क्या कहा, डिफरेंशिएशन, इसको हम कहा, है ना, इसको हमने डिफरेंशिएशन कहा। अच्छा, कैन अंडरगो चेंजेस टू मेक सेल्स लाइक ट्रैकिड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये सेल्स होती हैं जो कि अब डिवाइड नहीं कर सकती, इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे जिससे कि ट्रैकिड्स जो होती हैं इस तरह की सेल्स बन सकती हैं, है ना। ट्रैकिड्स आपने देखा था कहाँ पाई जाती है ना, जाइलम में और फ्लोएम में ट्रैकिड्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो सेल्स नई बनी है जिनके अंदर डिवीजन नहीं हो सकता है, इनके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है जिससे कि ट्रैकिड्स जैसी सेल्स बन सकती है, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब ये जो सेल हमारे पास आई थी, है ना, इसी सेल को हम फिर से बनाते हैं। ये वाली जो सेल है मैंने यहाँ पे बना दिया, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन इसने डिवीजन की कैपेसिटी रीगेन कर ली, मतलब अब इसके अंदर डिवाइड करने की ताकत आ गई, इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाना। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिवाइड करने की कैपेसिटी फिर से वापस आ जाना, तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो अब देखो पढ़ो, डी डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन कैपेसिटी टू डिवाइड, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थी जो कि डिफरेंशिएशन से बनी थी, जो कि डिवाइड नहीं कर पा रही थी, अपनी रीगेन कर लेती है कैपेसिटी को डिवाइड करने की, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब देखो, कैम्बियम जो था या कॉर्क कैम्बियम था, ये सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक था चैप्टर 6 में, जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन ये सब हटा दिया गया है सिलेबस में, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना है कि कॉर्क क्या होता है या कैम्बियम क्या होता है या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है, बस आपको थोड़ा सा याद कर लेना है कि अगर नीट में आ जाए तो आप लिख सको, ठीक है। अगर आप 11th में हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, है ना, एग्जाम्पल। तो कॉर्क का फॉर्मेशन होना, इंटरफेसिकुलर फॉर्मेशन मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होना पैरेनकाइमा सेल्स से, ये डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल, ठीक है। तीसरा है हमारे पास री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन में अगेन क्या होगा, फिर से इधर समझो साइड में, है ना, ये जो हमारे पास सेल्स है ना, जो हमने सेल बनाई है जिसके अंदर कैपेसिटी है डिवाइड करने की, इसको फिर से हम बना रहे हैं। ये जो होती है ऐसी सेल्स को बनाती है जिनके अंदर कैपेसिटी डिवाइड करने की नहीं रहती है, इसको हम कहते हैं री डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा देखो, डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन सबसे ऊपर देखो,
है ना, ये हटने दो यार जरा। हाँ, डिफरेंशिएशन में देखो डिवाइड करने की कैपेसिटी थी, फिर खो गई। रीडिफरेंशिएशन में डिवाइड करने की कैपेसिटी थी, फिर खो गई। तो अंतर क्या है? अंतर ये क्या है कि रीडिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा का आखिरी में होगा, है ना, पहले डिफरेंशिएशन होगा, फिर डी डिफरेंशिएशन, तब आके होगा रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखो। पहले पहले देख लो क्या लिखा है। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स विच कांट डिवाइड। मतलब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं ये डिवाइड करती हैं, है ना, और ऐसी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों टर्म अच्छे से याद रखना। अगला टॉपिक है प्लास्टिसिटी। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे टू डेवलप इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड फेजेस ऑफ लाइफ। इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब होता है, आप कह लो जिसे कहते हैं नहीं, साधारण भाषा में हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, ये इंसान फ्लेक्सिबल है, ये जिस जगह पे जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देगा, है ना। तो प्लांट्स के अंदर उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लांट्स अलग अलग पाथवे को फॉलो करते हैं, अलग अलग तरीका निकालते हैं जिससे कि अलग अलग इन्वायरमेंट में या फिर अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ को वो अच्छे से पार कर सके। जैसे कि हेट्रोफिली एक प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। अब हेट्रोफिली क्या होता है? जो कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया, है ना, लार्कस्पर हो गया और बटरकप, ये चार एग्जांपल अच्छे से याद रखना। ठीक है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर और बटरकप, इन चारों के जो पेड़ होते हैं ना, इनमें जुवेनाइल फेज में जब ये पेड़ छोटे होते हैं तो लीफ जो होती है वो अलग तरह की होती है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो लीफ जो होती है वो अलग तरह की होती है। लीफ इन जुवेनाइल फेज इज डिफरेंट फ्रॉम मैच्योर प्लांट्स। मतलब जब ये छोटे होते हैं, जुवेनाइल फेज मतलब समझते हो ना, छोटे होते हैं, जब मैच्योर नहीं होते पूरे। तो जब छोटे होते हैं तब इनकी पत्ती अलग तरह की दिखेगी, और जब मैच्योर हो जाएंगे तो अलग तरह की। अब ये पत्ती जो होती है ये इसका चेंज हो जाना, रीजन क्या है? क्योंकि इनको चेंज करने की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी रीजन से, और इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी, है ना। तो कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, बटरकप, इन सब में हमें हेट्रोफिली देखने को मिलती है। मतलब इसमें जो पत्तियों का शेप होता है या पत्तियों का जो साइज होता है और उनकी बनावट जो होती है वो चेंज हो जाती है ना। अच्छा, डेवलप जो डेवलपमेंट होता है जैसे प्लांट का, क्योंकि जो चैप्टर है उसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है किसी के अंदर वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के मिलने से होता है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ आपने पढ़ लिया, जो नंबर ऑफ साइज, है ना, नंबर या साइज का बढ़ना ग्रोथ होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे आपको पता है कि एक तरह की सेल जो होती है वो कई तरह की सेल बना लेती है ना। एक तरह की सेल है, मान लेते हैं ये, है ना, रेड कलर की सेल थी, इससे हमारे पास ऐसी सेल्स बनी, है ना, ऐसी सेल्स बनी और ऐसी सेल्स भी बनी। तो ये कहते हैं डिफरेंशिएशन हो जाना। मान लेते हैं इस सेल का काम है पेड़ के अंदर क्लोरोफिल, इस सेल के अंदर क्लोरोफिल है तो इस सेल का काम है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, इस सेल का काम है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, इस सेल का काम है, मान लेते हैं क्या काम है इसका, और क्या काम करता है पेड़, ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। मतलब एक जो सेल्स होती है, एक तरह की जो सेल होती हैं, ये जो मेन स्टेम सेल जिसे हम कभी कभी कहते हैं, ये सेल जो होती है वो अलग अलग तरह की सेल्स बनाती हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को साथ में लेकर होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ पे। ग्रोथ जो होती है वो दो तरह की होती है, एरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, कभी कभी देखना पड़ता है क्या है कि कई बार ऐसा मुझे फील होता है कि पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ बस। ठीक है, तो हाँ, ग्रोथ पे हम। ठीक है, ग्रोथ जो होती है दो तरह की होती है, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, तो जो एरिथमेटिक ग्रोथ होती है इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल थी, ये डिवाइड करके दो बनाई, जो एक सेल है ये डिवाइड करके फिर से दो बनाएगी, लेकिन दूसरी सेल के अंदर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर डिवीजन नहीं हो रहा। फिर इससे जो एक सेल बची है, इस वाले से ये वाली बनी और ये वाली बनी, अगेन इस वाले में डिवीजन नहीं होगा। एक ही सेल जो है वो आगे चल के डिवाइड करेगी, बाकी सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी। ये होता है एरिथमेटिक्स, एरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, अब एरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी जो होता है वो आप कह लो ग्रोथ है टाइम टी है, एल नॉट मतलब इनिशियल ग्रोथ प्लस आर टी। अब यहाँ पे जो आर होता है इसको एफिशिएंसी इंडेक्स या फिर ग्रोथ रेट कहते हैं। आर क्या है यहाँ पे? ग्रोथ रेट है। ठीक है, टी टाइम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ का कर्व, यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ दिखाई जाएगी इस साइड, इस साइड टाइम दिखाया जाएगा, और लीनियर यहाँ पे कर्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, यानी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस टी वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है अरिथमेटिक ग्रोथ, और इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है? ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होती है वो शुरुआत में धीमी धीमी होती है। तो इनिशियली जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होती है वो धीमी धीमी होती है। तो इसको हम कहते हैं लैग फेज। लैग फेज मतलब थोड़ा सा लैग कर रहा है, या कह लो स्लो चल रहा है, धीमा चल रहा है। ठीक है, तो पहली फेज जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आती है वो लैग फेज होती है।
दूसरी जो ग्रोथ होती है ज्योमेट्रिक में, जैसे अच्छा साथ में ग्राफ भी देखो, देखो शुरुआत में ऐसे धीमे धीमे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, फिर अचानक से यहाँ पे खूब तेज से ग्रोथ हुई, है ना, इसको हम कहते हैं, जब रैपिड ग्रोथ होती है इसको हम कहते हैं लॉग या एक्सपोनेंशियल फेस। यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में या कह लो बहुत ही तेजी से ग्रोथ होती है, ठीक है। अगेन फिर से ग्रोथ धीमे धीमे कम होके और एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन इसलिए बन जाएगी कि ग्रोथ की मैक्सिमम कैपेसिटी रीच कर गई है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पे स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस मतलब अब ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। तो स्टेशनरी फेज जो होता है ये भी स्लो होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया, इसमें तीनों फेज आपको दिख रहे हैं। शुरुआत में धीमे धीमे ग्रोथ होती है तो लैग फेज, है ना, लैग फेज। फिर बहुत ही तेजी से ग्रोथ होगी तो इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। और फिर उसके बाद धीमे धीमे क्या आता है यहाँ पे, सेचुरेशन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज, है ना। सेचुरेशन मतलब होता है मैक्सिमम हो जाना, किसी चीज को अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाना, तो उसको कहते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है, सेचुरेशन उसे कहते हैं, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, W1 इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मोइड कर्व बनेगा, इधर हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिखेंगे और इधर हम टाइप लिखेंगे, ठीक है। इधर ज्योमेट्रिक ग्रोथ लिखेंगे मतलब इधर पैरामीटर लिखेंगे ना, कि किस चीज के ग्रोथ हम देख रहे हैं, हम लेंथ पे ग्रोथ देख रहे हैं, हम वॉल्यूम में ग्रोथ देख रहे हैं, ये हम इस साइड लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एजी लिखा है, अरिथमेटिक ग्रोथ, तो यहाँ पे हम या फिर लंबाइयों को लिखेंगे, है ना, लंबाई को, चौड़ाई को, वॉल्यूम को, कुछ ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी हम नाप रहे हैं, जिस चीज की ग्रोथ हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए दो तरह ग्रोथ, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक। तो ये हमारा पहला पेज था। अब आते हैं सेकंड पेज पे। अब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ कराता है उसे हम कहते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या कह लो प्लांट हार्मोन्स। तो पेड़ के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं को पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है, या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो टर्म आपको पता है पेड़ों के लिए यूज होता है, तो फाइटो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। मतलब ऐसे जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, जो कि बढ़ाते हैं, और ऐसे जो कि प्लांट ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। अब प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता कौन है, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। लेकिन ये ऐसा इतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे इथाइलिन, इथाइलिन जो होता है वो प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों के तरह काम कर सकता है, कैन वर्क एज प्रोमोटर एंड इनहिबिटर बोथ, लेकिन ये मेनली इनहिबिटर होता है, ठीक है। तो इथाइलिन का एक एग्जांपल अच्छे से आप याद रखना कि ये काम तो कर सकता है प्रोमोटर इनहिबिटर दोनों तरह से, लेकिन ये मेनली एक इनहिबिटर होता है, ठीक है, पीजीआर मतलब इथाइलिन, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, कई सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर जो होते हैं वो कैसे डिस्कवर किए गए, ठीक है। जैसे सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन के द्वारा डिस्कवर किया। ये शायद बाप बेटे थे दोनों, है ना, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन नाम था, ठीक है। और ये ऑक्सिन इन्हें मिले कहाँ, तो कैनरी ग्रास जो होती है उसके कोलेप्टाइल पे मिला। कोलेप्टाइल आपको पता है ना, कोलेप्टाइल, कोलोराइजा, ये सब आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में पढ़ा है, ठीक है। प्लांट के सीड के अंदर होता है ये, मोनोकॉट के सीड के अंदर कोलेप्टाइल होता है, ठीक है। तो कैनरी ग्रास के कोलेप्टाइल में इन्हें ऑक्सिन दिखा, ठीक है। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट आए F.W. वेंट, उन्होंने आइसोलेट किया। देखो चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन ने आइसोलेट नहीं किया था, मतलब अलग नहीं किया था कोलेप्टाइल से ऑक्सिन को। F.W. वेंट ने जो ओट सीडलिंग होता है, सीडलिंग समझ लो अंकुर, है ना, समझ लो जैसे जो ओट प्लांट होता है उसका जो सीडलिंग है या छोटा पेड़ जो है उसके टिप से आइसोलेट किया ऑक्सिन को, ठीक है। तो दोनों साइंटिस्ट के नाम को आपको याद होने चाहिए। दूसरा है जिब्रेलिक एसिड, ये ई कुरोसावा नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया। ई कुरोसावा ने एक डिसीज पे काम किया जिसे हम बैकनेस डिसीज या फिर फुलिस सीडलिंग डिसीज कहते हैं। ये जो बैकने डिसीज होती है, BAKANE है, ठीक है, NAE है, ठीक है। तो बैकने या फुलिस सीडलिंग डिसीज जो होती है ये एक फंगस की वजह से होती है, जिसे जिब्रेला फ्यूजिकोरी कहते हैं। अब ये जिब्रेला जो है इसी के अंदर हमें जिब्रेलिक एसिड देखने को मिला, ठीक है। तीसरा है काइनेटिन। काइनेटिन डिस्कवर हुआ मिलर एटॉल के द्वारा। अब देखो मिलर नाम के साइंटिस्ट हैं, एटॉल मतलब होता है उनके साथी जो रहे होंगे, ठीक है। तो मिलर मेन है, उसके अलावा उनके साथी, तो मिलर एटॉल, ETALS लिखते हैं, ठीक है। तो काइनेटिन जो है मिलर एटॉल के द्वारा डिस्कवर हुआ। F. स्कूग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कैलस बनाया इंटरनोड ऑफ टोबैको के द्वारा, है ना। टोबैको का जो इंटरनोड्स होते हैं ना उसमें से कुछ सेल्स निकाली, उन सेल्स को बाहर ग्रो किया, उसे हम कैलस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे टोबैको का प्लांट है, मान लेते हैं ऐसा कुछ टोबैको का प्लांट है, जो इनके इंटरनोड्स होते हैं, है ना, ये जगह जो बची, जो दोनों नोड के बीच की जगह होती है ये वाली, है ना, इसको इंटरनोड कहते हैं। यहाँ से कुछ सेल्स को निकाला, मान लेते हैं ये एक जगह है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट में इसको ग्रो कराया, इन्होंने सेल्स को ग्रो कराया, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स का ग्रोथ हुई है ना, इसको हम कहते हैं कैलस,
कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की ग्रोथ, बेसिकली आप कह लो ये कई सारी सेल्स है जो कि एक जगह पे ग्रो कर रही है, इसी को हम कैलस कह रहे हैं, ठीक है। तो टोबैको के इंटरनोड से सेल्स निकाल के एफ स्कोग ने कैलस ग्रो कराया, और इन्होंने देखा कि जो कैलस था उसको ग्रो करने के लिए कोई एक चीज चाहिए, इन चार में से, जो नीचे चार लिखी हुई है इन चार में से एक चीज चाहिए, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, या फिर ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, या फिर कोकोनट मिल्क, या फिर डीएनए। इन चारों में से कोई भी एक चीज डाल दो तो ये कैलस ग्रो हो जाएगा। रीजन क्या था कि इन चारों में कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा पार्ट में काइनेटिन देखने को मिलेगा, काइनेटिन थोड़ा पाया जाएगा, इस वजह से वो कैलस इन चारों में से किसी में से ग्रो कर जाएगा, ठीक है, कोई भी एक चीज डाल दो तो ग्रो करेगा, ठीक है। फिर चौथा है एब्सिसिक एसिड, एक इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड, इसमें इनहिबिटर बी, एब्सिसियन 2, है ना, डॉर्मिन, ये सारे के सारे एब्सिसिक एसिड के अलग अलग आप कह लो फॉर्म है ना, तो ये सारे के सारे इनहिबिटर्स हैं, इस तरह काम करते हैं ये। इसका आपको डिस्कवरी का नाम नहीं याद करना है ना, किसने डिस्कवर किया ये नहीं दिया गया, ठीक। फिर इथाइलिन एच कजिन्स ने डिस्कवर किया, और एक गैसियस पीजीआर है। इथाइलिन क्या है? गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम कहते हैं ये जो इथाइलिन होता है ये गैसियस प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। अब हम आएंगे एक एक करके सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है, क्या फंक्शन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में, ठीक है। थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, अब पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है, जैसे कई सारे ऑक्सीजन हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल में आ जाता है IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसके अलावा IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों दोनों नेचुरल ऑक्सीजन है ना, नेचुरली पाए जाते हैं पेड़ों के अंदर। सिंथेटिक यानी जो हमने बनाए हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है? तो NIAA, सॉरी NI लिखा हुआ है यहाँ पे, NAA होता है, ठीक है, आई नहीं है यहाँ पे, NAA, ठीक है। तो NAA क्या होता है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। और 2,4D, ये 2,4D आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसका फुल फॉर्म आपको लेकिन आना चाहिए। 2,4D क्या है? 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो इसको हम 2,4D कहते हैं। तो ये दोनों सिंथेटिक है, ठीक है। अब जो 2,4D है, ये एक ऐसा ऑक्सीजन है जो कि काफी फेमस है। रीजन क्या है? ये सिर्फ डाइकॉट वीड को ये खत्म करता है, ठीक है, और मैच्योर मोनोकॉट्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो किसी जगह पे अगर आपने समझ लो वीट लगा रखा है ना, आपने किसका पेड़ लगा रखा है? वीट का, किसका कहते हैं उसे हिंदी में? अरे यार, गेहूं का, है ना, गेहूं आपने लगा रखा है खेत में, आपने अपने खेत में आप 2,4D डाल सकते हैं। रीजन क्या है कि गेहूं क्या है? एक मोनोकॉट है, और मैच्योर मोनोकॉट्स को, यानी जब गेहूं बड़ा हो जाएगा तो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा 2,4D का, लेकिन जो आसपास जो डाइकॉट चीजें उगी हुई है, डाइकॉट वीड उगे हुए हैं, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो 2,4 इसलिए अच्छा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन में यहाँ पे एक चीज याद रखना, कुछ मतलब इसके फंक्शन है, क्या करना है, करता क्या है ये ऑक्सीजन, याद करना है, ठीक है। जैसे इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स, जो हम स्टेम को काट के लगाते हैं, जैसे आपने गुलाब का पेड़ बहुत लगाया होगा, उसमें हम स्टेम को काट के लगा देते हैं, है ना, तो जो स्टेम कटिंग्स होती है उनमें रूट को बढ़ाना ऑक्सीजन का काम है ना, रूटिंग कराना। प्रोमोट फ्लावरिंग, एग्जांपल पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ये, है ना। टोमेटो जैसे पेड़ों में ये पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करता है। अब पार्थेनोकार्पी अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो पार्थेनोकार्पी मतलब होता है जो फीमेल फ्लावर होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के नया पेड़ बना देता है, इसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मली क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब कहीं जाके पेड़ बनता है, नया पेड़, है ना। लेकिन पार्थेनोकार्पी में बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए, या कह लो बिना गैमीट का फ्यूजन हुए, जो फीमेल वाला फ्लावर होता है वो, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो डायरेक्ट जो होता है नए पेड़ को बना सकता है, इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो टोमेटो में देखा जाता है, ठीक है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, ये अर्ली स्टेजेस में फ्रूट और लीफ को गिरने नहीं देता, लेकिन बट प्रोमोट एब्सिशन ऑफ फ्रूट लीफ आफ्टर मेच्योरिटी, लेकिन मेच्योरिटी के बाद ये फ्रूट और लीफ को दोनों को गिरने को प्रमोट करता है, गिर जाने को, ठीक है। एब्सिशन मतलब अलग हो जाना पेड़ से, या गिर जाना समझ लो, ठीक है। इसका अलावा जाइलम का डिफरेंशिएशन कराता है, और सेल डिवीजन कराता है। ये सारे काम किसके हैं? ऑक्सीजन के, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है ना, वैसे ऑक्सीजन से थोड़ा कम रिलेटेड है ये, लेकिन याद रखना। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल या एक्सिलरी बड। जनरली क्या होता है, जब आप, अगर आपने कभी पेड़ों को देखा हो, या ऐसे आप जगह पे रहे हो जहाँ पे पेड़ जनरली काटे वाटे जाते हैं, जो माली होते हैं ना क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पेड़ है, और ये पेड़ ऐसे लंबा होता चला आ रहा है, ठीक है, लंबा होता चला आ रहा है। रीजन क्या होता है कि ये जो एपेक्स होता है ये डोमिनेट करता है, तो ये पेड़ जो है जनरली क्या होता है, लंबाई में बढ़ता है, ये फैलेगा ना, ना इधर फैलेगा ना इधर फैलेगा, है ना, ऊपर की ओर बढ़ता चलाएगा, तो लंबा सा पेड़ होता चलाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, क्योंकि जो ये ऊपर वाला पॉइंट होता है, या एपेक्स होता है, या कह लो सूट एपिकल मेरिस्टम होता है, लगातार डिवाइड होता रहता है, ठीक है। तो ये एपिकल डोमिनेंस होता है। अब इसमें करता क्या है, जो माली होता है ना, वो ऐसे सूट को टाइम टाइम पे ऐसे काट देता है यहाँ से, है ना, जैसे मैंने काट दिया यहाँ पे,
तो जब यहाँ से आप काट दोगे ना, तो सारा जो न्यूट्रिशन था पेड़ का, पहले क्या हो रहा था, जो भी न्यूट्रिशन पेड़ को मिल रहा था वो सारा का सारा ऊपर की ओर जा रहा था। अब वो न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे मात्रा में बाकी जगहों पे भी जाएगा, मतलब अब निकलेंगी ब्रांचेस। तो पेड़ के अंदर अब जो है ऐसे ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं, और जो फैलता है पेड़, मतलब आप कह लो चारों डायरेक्शन में जो फैलता है पेड़, वो इसी वजह से फैलता है क्योंकि हमने ऊपर से ये काट दिया है ना। जो एपिकल डोमिनेंस का पॉइंट था वो हमने हटा ही दिया। तो एपिकल डोमिनेंस आपको समझ में क्या, डीकैपिटेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ एपिकल बड, या जो एपिकल बड होता है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, या शूट टिप जो होती है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, इससे क्या होता है, जो लेटरल बड्स हैं, यानी जो पेड़ की एपेक्स के अलावा बाकी जगह पे जो बर्ड्स हैं, वो सारी की सारी ग्रो करने लगती हैं। तो ये होता है एपिकल डोमिनेंस, और उसका क्या कहते हैं, उसको खत्म करने का तरीका, है ना। ये ऑक्सीजन से रिलेटेड नहीं है क्योंकि जगह नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन हो गया, अब आते हैं जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स जिसे कहते हैं, ठीक है। जिब्रेलिन्स जो होते हैं, ये 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिन्स हमें देखने को मिलते हैं, और इनकी नेमिंग अपना GA1, GA2, GA3, GA4 ऐसी होती चली जाती है ना। जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, इस तरह से इनकी नेमिंग कर दी जाती है, ठीक है। GA3 जो होता है वो सबसे ज्यादा रिसर्च किया हुआ जिब्रेलिक एसिड है ना। सबसे ज्यादा रिसर्च हमने किस पे की है, GA3 पे। और इसी को हम जिब्रेलिक एसिड, जनरली हम जब कहते हैं कि जिब्रेलिक एसिड है हमारे पास, तो हम GA3 की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। काम क्या होता है जिब्रेलिन्स का या फिर जिब्रेलिक एसिड का, इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सेस। जैसे ग्रेप्स, ग्रेप्स में जो एक्सेस होती है, या जो आप कह लो स्टेम होती है ना, उनकी लेंथ को बढ़ाना, ठीक है। डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस कह लो बुढ़ापा, सेनेसेंस मतलब तो बुढ़ापा, तो ये बुढ़ापे को डिले करता है, या कह लो पेड़ को हेल्दी बनाए रखता है। या आप कह लो जैसे फल जो होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं कभी कभी, तो वो जिब्रेलिन अगर होता है तो वो टाइम से फल को पकाता है, ठीक है। तो सेनेसेंस को ये डिले कर देता है। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, जो ब्रीविंग इंडस्ट्री होती है, ब्रीविंग इंडस्ट्री समझ लो जहां पे शराब बनाई जाती है ना, वहां पे एक प्रोसेस होती है माल्टिंग प्रोसेस, है ना। माल्टिंग प्रोसेस में जो है क्या होता है, जनरली जो क्या होते हैं उसे, जैसे शराब बनाई जाती है तो वो ग्रेन से बनाई जाती है ना, जैसे वीट हो गया, है ना, वीट मेनली हो गया, और ज्वार बाजरा ये सब यूज किया जाता है शराब बनाने में, ठीक है। तो उसको सोख करके उसको भिगो के रखते हैं, है ना, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो ईस्ट होता है वो ग्रो होता है, ठीक है। तो ये सब होता है माल्टिंग प्रोसेस में। तो माल्टिंग प्रोसेस को जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है, ठीक है। अगर शुगर केन पे हमने GA को या जिब्रेलिन को, है ना, अगर हमने स्प्रे कर दिया शुगर केन पे, तो ये जो शुगर केन की पैदावार है, ईल्ड है, उसको इंक्रीज कर देगा 20 टन पर एकड़, है ना। 20 टन पर एकड़ से शुगर केन की ईल्ड को बढ़ा देता है, ठीक है। हैसन्स मैच्योरिटी पीरियड इन कोनिफर्स, जो कोनिफर्स होते हैं एक तरह के जिम्नोस्पर्म होते हैं, कोनिफर्स एक तरह के पेड़ होते हैं, ठीक है। तो कोनिफर्स में जो है मैच्योरिटी पीरियड को हैसन कर देता है, मतलब जल्दी मैच्योर हो जाते हैं कोनिफर्स, विच लीड्स टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। अब क्योंकि जल्दी मैच्योर हो गए तो सीड का जो प्रोडक्शन है वो भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोड एलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावर के आने से पहले इंटरनोड का एलोंगेशन। जैसे बीट और कैबेजेस में बोल्टिंग कभी कभी कराई जाती है। तो क्या होता है ना, जैसे आपने पत्ता गोभी देखा होगा या फूल गोभी देखा होगा, तो मान लेते हैं ये सॉयल है, सॉयल से जैसे ही फूल गोभी निकलती है तुरंत वो ऐसे पत्तों में, है ना, उसके पत्ते निकलने लगते हैं, और वो ऐसे बना लेती है तुरंत, है ना। तो यहाँ पे इंटरनोड जो होता है वो बहुत छोटा रह जाता है ना। अब इंटरनोड बहुत छोटा रह जाएगा तो इसको काटने में या इसमें काटने में दिक्कत होगी, और साथ में इसमें जो कीड़े होते हैं वो आसानी से इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनोड का क्या कर दिया जाता है, एलोंगेशन कर दिया जाता है, इंटरनोड थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, अब क्या होगा, अब थोड़ा इंटरनोड ऐसा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो फ्लावरिंग आएगी, ठीक है, उसके बाद फ्लावर आएगा। तो इंटरनोड का एलोंगेशन कौन कराता है, मतलब या कह लो बोल्टिंग कौन कराता है, बोल्टिंग जिब्रेलिन से कराते हैं, जिब्रेलिक एसिड कराते हैं, ठीक है। तो ये जिब्रेलिन था, अब आते हैं इथाइलिन पे। इथाइलिन सिंथेसाइज्ड इन टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, जो टिश्यू सेनेसेंस या बुढ़ापे की ओर जा रहा है, या कह लो बूढ़ा होने वाला है, उसके अंदर इथाइलिन देखने को मिलेगा। और ये फ्रूट की राइपनिंग में या फ्रूट को पकाने में बहुत हेल्प करता है ना। जो आप देखते हैं नहीं, फ्रूट जैसे आम आता है बाजार में, जब शुरुआत में आम आते हैं तो वो कैसे पकाए गए होते हैं, इथाइलिन से पकाए गए होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या क्या कराता है आप देखते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, जो सीड्स होते हैं उनके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हिताइलिन की वजह से होती है। एक्सेस की स्वेलिंग इसकी वजह से होती है। एपिकल हुक का फॉर्मेशन, डाइकॉट जो सीड्स होते हैं उनमें एक चीज होता है एपिकल हुक फॉर्मेशन,
कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं है ना, नाम से भी आपको पता चल जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। आप कह लो जो एपेक्स है वो ऐसा कुछ हो गया है ना, पेड़ था, पेड़ जब एकदम ग्रो करा, सीडलिंग की बात हो रही है ना, जब वो अंकुर हो रहा है, जब उसमें से सीड निकल रहा है, उस समय की बात हो रही है, जब पेड़ निकल रहा है उससे, सीड से। तो ऐसा एक हुक बन जाता है ना, इसको कहते हैं एपिकल हुक, ठीक है, क्योंकि एपेक्स पे बना है, एकदम ऊपर बना है, तो एपिकल हुक कहते हैं, ठीक है। तो एपिकल हुक फॉर्मेशन डाइकॉट सीड में इथाइलिन कराता है। प्रोमोट्स सेनेसेंस ऑफ लीफ एंड फ्रूट, लीफ और फ्रूट के सेनेसेंस कराता है, मेच्योर कराता है बेसिकली। अब बुढ़ापे क्यों ले जाता है, तभी तो फ्रूट क्या होते हैं, पक जाते हैं, है ना। फ्रूट भाई जब आगे बढ़ेगा तो पहले पकेगा, तभी तो खराब होगा, तभी तो वो उसका बूढ़ापन आएगा, है ना। तो सेनेसेंस ऑफ लीफ एंड फ्रूट। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट ड्राइपिंग, फ्रूट के पकाने में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और क्या काम होता है, देखो इसको कई सारे काम है। ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, जो सीड डोरमेंसी होती है, मतलब सीड जो होते हैं वो जनरली जब तक अच्छी कंडीशन नहीं होती तब तक ग्रो नहीं करते हैं, है ना। या बड भी ऐसा होता है, जब तक अच्छी कंडीशन नहीं आएगी तब तक ग्रो नहीं करेगा, लेकिन ये ब्रेक करता है, सीड और बड की डोरमेंसी को तोड़ता है ये। इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट, पीनट्स में जर्मिनेशन कराता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। रैपिड इंटरनोड एंड पेटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं, है ना। देखो राइस के आपको कई सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो कि जब खेत में लगाए जाते हैं तो आप देखना, है ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे खेत था, खेत में ये राइस लगाया जा रहा है, ठीक है, ये राइस, ठीक है, ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं। तो जो डीप वाटर राइस राइस प्लांट्स होते हैं ना, जब वो लगाए जाते हैं तो पानी ऊपर तक ऐसे भर दिया जाता है पूरा, है ना। ये पूरा क्या भर दिया गया, पानी भर दिया गया, तो इसको कहते हैं डीप वाटर। इनके केस में, डीप वाटर राइस प्लांट्स के केस में, रैपिड इंटरनोट और पेट्यूल, मतलब इंटरनोट का और पेट्यूल दोनों का एलोंगेशन कराता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर कराता है। पाइनएप्पल्स के अंदर सिंक फ्रूट सेट एंड इनिशिएट फ्लावरिंग, पाइनएप्पल के अंदर फ्रूट कब बनना है और फ्लावरिंग कब होनी है, इसको सिंक्रोनाइज करता है। सिंक मतलब सिंक्रोनाइज मतलब इसको क्रमबद्ध करता है, मतलब आप समझ लो कौन कैसे होगा, कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा, कौन किसको एक साथ होना चाहिए, ये सारी चीजें पाइनएप्पल के अंदर, यानी फ्रूट का सेट होना और फ्लावरिंग होना, ये सिंक्रोनाइज कराता है इथाइलिन, ठीक है, पाइनएप्पल के अंदर। मैंगो के अंदर फ्लावरिंग को ये इंड्यूस कर देता है, जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है। ये सारे काम इथाइलिन के, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ये क्या होता है, इथाइलिन इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग, जब फ्रूट की राइपनिंग होती है या फ्रूट को हम पकाते हैं इथाइलिन को यूज करके, तो इथाइलिन क्या करता है कि जो फ्रूट होता है उसके अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, और इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है। अच्छा, इथाइलिन जो होता है वो जनरली जो होता है इथाइलिन एथेफॉन के रूप में प्रेजेंट होता है ना। एथेफॉन क्या है, सोर्स ऑफ इथाइलिन यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जनरली जब हम एग्रीकल्चर के लिए या कह लो फ्रूट को पकाने के लिए इथाइलिन जो यूज करते हैं, वो किस फॉर्म में रहता है, एथेफॉन नाम से आएगा, एथेफॉन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अच्छा, एथेफॉन में हम जनरली जब एग्रीकल्चर करते हैं तो किस लिए यूज करते हैं, तो हैसन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, टमाटर और एप्पल के केस में फ्रूट को राइपन कराने के लिए, और एब्सिशन ऑफ फ्लावर या फिर लीफ, जो फ्लावर होता है या लीफ जो होती है उसके उसका एब्सिशन कराने के लिए, है ना, उसको तोड़ने के लिए या गिराने के लिए आप कर दो, ठीक है। इसके अलावा प्रोमोट्स फीमेल फ्लावरिंग इन कुकम्बर, जो कुकम्बर होते हैं उनके अंदर फीमेल फ्लावर्स को ये प्रमोट करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये काम था किसका, इथाइलिन का, सबसे ज्यादा काम इसी के, ठीक है। बैठ के ध्यान से एक जगह एक टाइम पे रटने की जरूरत नहीं है ना, बैठ के थोड़ा धीमे धीमे आराम से एक एक दो दो करके याद करना हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनेस, साइटोकाइनेस अफेक्ट साइटोकाइनेसिस या कह लो सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस जो होते हैं, काइनेंस होते हैं, वो साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन को अफेक्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ काइनेटिन, डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, ये काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर हुए थे, ठीक है, फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग जो होती है शायद वेल होती है एक तरीके, है ना, हेरिंग जो होती है एक तरह की वेल होती है, मुझे कंफर्म नहीं, आप एक बार देख लेना। तो जो हेरिंग वेल होती है उसके जो स्पर्म का डीएनए होता है उसके अंदर साइटोकाइनिन को या काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो काइनेटिन क्या है, एक तरह का साइटोकाइनिन है, ठीक है। नेचुरली काइनेटिन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स, नेचुरली काइनेटिन प्लांट्स में होता ही नहीं है, ठीक है। जियाटिन, कोकोनट मिल्क एंड कॉर्न कर्नल, जियाटिन के फॉर्म में जियाटिन होता है ना, काइनेटिन जनरली नहीं होता है। साइटोकाइनिन की जब हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिन तो हमने कहां से पाया, हमने हेरिंग के स्पर्म से डीएनए, हेरिंग स्पर्म के डीएनए से पाए, ठीक है। जियाटिन आपको देखने को मिल जाएगा पेड़ों के अंदर, जो कि कोकोनट मिल्क में देखने को मिल जाएगा और कॉर्न कर्नल्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट्स, ये नई पत्तियों की, क्लोरोप्लास्ट की
शूट की जो लेटरल ग्रोथ है उसको कराता है और एडवेंटिशियस रूट को भी ग्रो कराता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो साइटोकाइनेंस होते हैं या जो काइनेटिन होता है वो ओवरकम कर सकता है एपिकल डोमिनेंस को। अपने एपिकल डोमिनेंस हमने पढ़ा था। तो एपिकल डोमिनेंस को जनरली क्या होता है, एपेक्स को हम काट देते हैं, उससे हो जाता है एक काम तो। लेकिन अगर हम एपेक्स को नहीं काटना चाह रहे हैं तो हम साइटोकाइनिन का यूज कर सकते हैं, जिससे एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा। ओवरकम करना मतलब उसको खत्म कर देना या उसको हटा देना। ठीक है। प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये न्यूट्रिएंट्स की मोबिलाइजेशन भी प्रमोट करता है, मतलब मोबिलाइजेशन मतलब इधर उधर ले जाना। हेल्प्स डिले सेनेसेंस ऑफ लीफ, जिससे कि जो पत्तियां होती हैं उनका सेनेसेंस धीमे धीमे होता है, यानी उसका पत्ती हुआ जो बुढ़ापा होता है वो धीमे धीमे आता है। ठीक है। आखिरी पेज में हमारा एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटर है ना, हम ऑलरेडी देख चुके थे, ये एक तरह का इनहिबिटर है। नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, और ये जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट है, मतलब उल्टा काम करता है। जिब्रेलिक एसिड जैसे जैसे काम करता था उसके जस्ट उल्टा ये काम करेगा, इस वजह से एंटागोनिस्ट मतलब होता है जस्ट उल्टा काम करना। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो जिब्रेलिक एसिड के उल्टा काम करेगा। ठीक है। रेगुलेट एब्सिशन एंड डोरमेंसी, ये डोरमेंसी और एब्सिशन को रेगुलेट करता है। ये इनहिबिट करता है प्लांट मेटाबॉलिज्म को, है ना, और सीड जर्मिनेशन को भी ये इनहिबिट करता है। ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है स्टोमेटा को क्लोज करता है। इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, जिससे वाटर की कमी में, जब वाटर का कम हो जाता है ना, पानी जब कमी हो जाती है पानी की प्लांट के अंदर, तो उससे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तो उससे हेल्प मिलती है प्लांट को। तो ये वाटर बेसिकली वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। यहाँ पे आओ। हाँ, अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स थे जो कि डिलीट कर दिए गए, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, जो फ्लावर करते हैं वंस इन 2 ईयर, 2 साल में जो एक बार फ्लावर करे वो बाइनियल प्लांट्स होते हैं। इसमें सुगर बीट हो गया, कैबेज हो गया, और कैरट हो गया, ये सारे पेड़ बाइनियल होते हैं। ठीक है। सीड डॉर्मेंसी आता है। अब देखो सीट डॉर्मेंसी, तो सीट डॉर्मेंसी डिलीट कर दिया गया है 11th के लिए भी और नीट के लिए भी। तो अगर 11th वाले आप हो तो आप यहाँ पे वीडियो छोड़ के जा सकते हो, है ना। वीडियो जैसे भी अच्छा लगेगा तो लाइक वाइक कर देना। ठीक है। आप जा सकते हो। लेकिन नीट वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सीट डॉर्मेंसी छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ लो, क्योंकि अभी आपको मान लेते तो इस चैप्टर में नहीं दिखेगा, तो किसी और चैप्टर में ये दिख ही जाएगा आपको सीट डॉर्मेंसी। ठीक है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, है ना, और बहुत ज्यादा याद करने वाली चीज भी नहीं है, तो एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है। तो सीड डोरमेंसी क्या होता है, पीरियड व्हेन सीड्स डोंट जर्मिनेट, मतलब वो समय जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं करता है। रीजन क्या है, उसको सही आप कह लो कंडीशंस नहीं मिली, उतना पानी जितना चाहिए उतना पानी नहीं मिला, जितना टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है। तो वो डोरमेंसी में रह गए जब तक कंडीशन अच्छी नहीं होगी। ठीक है। सम सीड्स फेल टू जर्मिनेट इवन इफ एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जहां पे कंडीशन अच्छी हो जाती है, पानी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो उसका रीजन क्या होता है, इंटरनल फैक्टर्स। जैसे पहला है हार्ड सीड कोड। कई सीड्स में जो होता है सीड कोड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो उसको हम थिन कर सकते हैं बाई नाइफ या सैंड पेपर, है ना। नाइफ से या फिर सैंड पेपर से उसको घिस के जो सीड कोड है उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रोबियल एक्शन और पासिंग थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, इसके अलावा सैंड पेपर से और नाइफ से तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि सीड कोड को तोड़ने में हेल्प करते हैं, है ना, जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अगर उसको पास करा दिया जाए तब भी वो सीड कोड उसकी वीक वीक हो जाती है ना, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से पास हुआ है तो ऑब्वियसली सीड कोड वीक हो जाती है। तो ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है इनहिबिटर्स। तो कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय चिलिंग कंडीशंस, जो इनहिबिटर्स होते हैं, है ना, जो सीड डोरमेंसी को बनाए हुए हैं और सीड को जर्मिनेट नहीं करने दे रहे हैं, है ना, वो जो है इनएक्टिवेट किए जाते हैं बाय चिलिंग कंडीशंस, है ना। बहुत ही ज्यादा ठंडी कंडीशंस हो जाए तो उससे इनहिबिटर्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे। यूज ऑफ जिब्रेलिक एसिड को भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा। ठीक है। और इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है इमेच्योर एम्ब्रियो। तो अगर एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हुआ तो उसमें हम कुछ खास नहीं कर सकते, वो तो सीड का अपना काम है ना। ठीक है। तो बस यहीं पे छोटी सी टॉपिक था ये सीड डाउन से। ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 पेज का हमारा माइंड मैप था। और ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है। बाय।